ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। ठीक है, आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में समझेंगे, इस विद्रोह के बारे में समझेंगे कि इस विद्रोह के कारण क्या थे। ठीक है, इसका घटनाक्रम क्या रहा और विद्रोह की योजना कैसे बनी, इसके बारे में हम लोग एक एक बात पर चर्चा करेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे 1857 की क्रांति से। ठीक है, यकीन मानिए, एक बार आप पूरा वीडियो देख लें तो किसी भी पेपर से आप मैच कर लीजिएगा। कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो 1857 क्रांति से पूछा गया हो और मैंने यहाँ ना पढ़ाया हो। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। अठारह का विद्रोह। तो कहानी कुछ ये रही कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई और 1857 ईस्वी के विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। यानी 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी? प्लासी की। ठीक है, और 1857 का जो ये विद्रोह हुआ उसके बीच 100 वर्ष पूरे हो गए ब्रिटिश शासन के। तो भारत में ब्रिटिश शासन के पहले 100 वर्षों में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौतियां मिली, जिसमें अनेक सैनिक उपद्रव, स्थानीय बगावतें शामिल थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली बार डायरेक्ट 1857 की क्रांति में ही विद्रोह हो गया था। उसके पहले भी कई बार इनको चुनौतियां मिली थी, कई बार सैनिक उपद्रव हुए थे, स्थानीय बगावतें हुई थी। ठीक है, वो धीमे धीमे बढ़ते 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 1857 क्रांति का रूप ले लिया उसने। 1857 के विद्रोह के फूटने से पूर्व ही भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे, जो इस प्रकार थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल 1857 की क्रांति से ही स्टार्ट हुआ है, नहीं, उसके पहले भी कई जगह विद्रोह हुए हैं। जैसे 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह करके मीर कासिम से मिल गए थे। ठीक है, देखिए, और 1806 ईस्वी में क्या हुआ? बेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर दिया था और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। एक विद्रोह देखिए ये भी हुआ। हालांकि ये सब सारे छोटे छोटे विद्रोह थे। ठीक है, 1842 ईस्वी में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 37वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाहियों ने उचित भत्ता ना मिलने के कारण विद्रोह किया था। यानी कि उनको सैलरी उचित नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने भी क्या किया? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और 1825 ईस्वी में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हो गया था। तो आप देख रहे हैं 1857 से पहले किस तरह के विद्रोह हो रहे थे। हालांकि ये छोटे तबके के थे, छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे। ठीक है, और यही विद्रोह बढ़ते 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 1857 का महान क्रांति हो जाएगी। ठीक है, 1844 ईस्वी में 34वीं NI और 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध का जो सैन्य अभियान था पर जाने से इनकार कर दिया था। तो एक इनकार देखिए वहां हुआ था, ठीक है, इसके पहले वाला, और एक इनकार इन्होंने यहां पर कर दिया 1844 में। ठीक है, 1849 से 50 ईस्वी में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह पर उतर आई थी। देखिए सारे विद्रोह कैसे 1857 के पहले हो रहे हैं। अब विद्रोह के कारण समझिए, 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। कारण कुछ इस प्रकार रहा था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। मतलब कुछ भी ऐसा क्लियरिफाई नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही कारण की वजह से 1857 का महान क्रांति हो गई। तो अंग्रेजी और भारतीय विद्वानों में अधिकांश विद्रोह का कारण
सैनिकों की शिकायतों और चर्बी युक्त कारतूस को मानते हैं। ठीक है ना। तो अधिकांश विद्रोह का कारण, अधिकांश जो विद्वान थे हमारे अंग्रेजी और भारतीय विद्वान, उसमें से अधिकांश लोग क्या कारण मानते हैं कि सैनिकों की जो शिकायतें थी और जो चर्बी युक्त कारतूस थे उसी को मेन कारण मानते हैं। ठीक है। आधुनिक खोजों से यह बात करीब करीब सिद्ध हो जाती है कि सैनिक असंतोष के लिए चर्बी युक्त कारतूस तो एकमात्र कारण है, ना कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। यानी कि कहा जा सकता है, जो आधुनिक खोजें हुई उसके द्वारा ये करीब करीब ये कहा जा सकता है कि चर्बी युक्त जो कारतूस थे वो एकमात्र कारण है, ना कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। इसका मतलब और भी कारण थे। ठीक है। 1857 की क्रांति के और भी कारण थे। ठीक है ना। 1857 की विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं केवल राजनीतिक कारण थे कि सामाजिक कारण थे, सभी प्रकार राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे और धर्म से संबंधित भी कारण जिम्मेदार थे। तो 1857 क्रांति को जन्म देने के लिए ये सारे कारण जिम्मेदार थे। अब एक के कारणों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। एक के कारणों को डिटेल में। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि राजनीतिक कारणों की बात करेंगे तो डलहौजी की जो व्यक्तिगत नीति थी और जो वेलेजली की सहायक संधि थी, विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। ठीक है। डलहौजी ने डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली थी। डलहौजी ने क्या किया था, तंजौर और कर्नाटक के जो नवाब थे उनकी राजकीय उपाधियां जब्त कर ली थी और मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना आदि परंपरा को डलहौजी ने समाप्त कर दिया था। साथ ही बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दे दिया था। तो अब ये ऐसा सब काम कर रहे थे डलहौजी, इससे क्या जो हमारे भारतीय लोग थे क्या बहुत संतुष्ट थे? नहीं। ठीक है। मुगल बादशाह चूंकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसके अपमान में जनता ने अपना अपमान महसूस किया। मतलब कि जो बादशाह का अपमान हो रहा था, जनता उसे अपना अपमान महसूस कर रही थी और विद्रोह के लिए मजबूर हो गए। ठीक है ना। हम किसी के प्रति हमारी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा तो हम भी तो विद्रोह करेंगे। तो ये भी एक कारण था उसका। ठीक है। अब राजनीतिक कारणों राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जाति श्रेष्ठता पर आधारित थी। जो प्रशासनिक जो पद थे उस पर जाति संबंधी बहुत भेदभाव हुआ करता था। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाता था। मतलब किसी भी भारतीय को सूबेदार से ऊंचा पद ही नहीं मिलता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना जाता था। मतलब जब भी कोई न्याय की बात होती थी तो हमेशा क्या होता था, अंग्रेजों के प्रति अलग ही रवैया अपनाया जाता था और हम लोग के प्रति अलग। ये भी तो एक भेदभाव था कारण। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और पीरमहल वाली व्यवस्था द्वारा किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ और वे निर्धनता के कुचक्र में फंस गए। ये जो व्यवस्थाएं थी, बंदोबस्त, रैयतवाड़ी
और मालवाड़ी, इससे किसान क्या हो गए, और शोषण का शिकार होने लगे। तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न होने लगी। ठीक है। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की गई। यानी कि ईसाई के धर्म के प्रचार के लिए तो जो अंग्रेजी थे उन्होंने खूब सुविधाएं प्रदान की कि भारत में आकर खूब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। ठीक है। 1856 ईस्वी के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम की धारा 21 द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। अब देखिए भाई, ये भी एक अत्याचार वाली बात है कि अगर ईसाई धर्म हम नहीं अपनाएंगे तो हमारी जो पैतृक संपत्ति है उसको हड़प लिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। ये भी एक गलत चीज थी कि जो भी ईसाई धर्म अपनाएगा उसकी पैतृक संपत्ति में उसका हकदार हो जाएगा वो, साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति मिलेगी। ये तो हमारे धर्म का अपमान हो रहा था। ठीक है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी। अंग्रेजों की इस नीति ने भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया, मानसिक रूप से तैयार कर दिया। अब ये तो वही बात हो गई ना कि हमारे धर्म को ही खत्म कर दो। ठीक है। हिंदू धर्म को ही पूरा खत्म कर दे रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म को अपनाओ तो पदोन्नति भी देंगे, शिक्षा भी आपको मिलेगी और आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी आपका हक रहेगा। ठीक है ना। अगला कह रहा है आर्थिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। यानी कि आर्थिक कारण, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है, प्रशासनिक के साथ साथ आर्थिक कारण भी 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। आर्थिक रूप से भारत देश का बहुत अधिक शोषण किया जा रहा था। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। प्लासी के युद्ध के बाद भारत का जो शोषण था वो बढ़ता ही जा रहा था, तो लोगों के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। ठीक है। और वो धीमे धीमे चलकर एक विद्रोह का रूप ले लिया उसने। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तब आप लगा देंगे ऑप्शन में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। ये तात्कालिक कारण है, ना कि एकमात्र कारण है। बात समझ में आ रही है। 1857 की क्रांति का एकमात्र कारण चर्बी लगे कारतूस नहीं था, बल्कि तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस था। ठीक है। ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से भड़क रही थी, तभी कैनिंग की दो घोषणाओं ने आग में घी का काम कर दिया। पहले से ही लोग क्रोध में थे, ऊपर से कैनिंग की ये दो घोषणाएं, उन्होंने आग में घी का काम कर दिया। कौन सी दो घोषणाएं थी समझिए। कैनिंग की दो घोषणाएं थी। पहली नंबर की थी, सेना में नए रंग रूटों के लिए समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा करना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कैनिंग की ये जो घोषणा थी कि जो हमारे भारतीय जो सैनिक थे अंग्रेजी ब्रिटिश सेना में, उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में जाकर सेवा करिए जाकर। ठीक है। जिसे वे भारतीय सैनिक अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। यानी जो भारतीय थे ना, हम लोग पहले क्या थे कि समुद्र पार करने को अपमान समझते थे, ये पाप होता था कि समुद्र पार नहीं करना है। ठीक है। ऐसा हम लोग धर्म विरुद्ध काम समझते थे। ठीक है। तो ये भी एक कारण हो गया, इन्होंने एक अनिवार्य कर दिया था
कि नहीं समुद्र पार करके उधर काम करो, तो लोग यहाँ से भी नाराज हो गए कि नहीं भाई समुद्र तो हम पार नहीं करेंगे। ठीक है। सैनिकों को एक ऐसे कारतूस के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ा जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। अब सैनिकों के लिए क्या कहा गया कि एक नया कारतूस बना दिया गया है, उसका यूज करो, और उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। इससे तो भाई हमारे धर्म को और आहत पहुंची। ठीक है, उन्होंने बहुत आहत किया। कैनिंग सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, ब्राउन बेस और इनफील्ड राइफल, ठीक है, का प्रयोग शुरू करवाया। तो पहले कौन सी राइफल चल रही थी? ब्राउन बेस। बाद में एक नई राइफल आई, उसका क्या नाम था? इनफील्ड राइफल। ठीक है, अभी लास्ट में जब ये पूरे हो जाएगी हमारी 1857 क्रांति थ्योरी पोर्शन, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू पोर्शन भी करेंगे। ठीक है, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था, यानी कारतूस को बंदूक में डालने से पहले दांत से उसकी कैप को हटाना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था हमारा इनफील्ड राइफल के लिए प्रयोग होने वाले, ठीक है, गाय और सुअर के बने कारतूस। ठीक है, ये इसका एक तात्कालिक कारण था। विद्रोह की योजना के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1857 का विद्रोह अकस्मात फूट पड़ा, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है वो तुरंत अचानक से हो गया। तो अचानक से नहीं हुआ था, ये अकस्मात नहीं हुआ है, इसके पहले पर्याप्त संगठन और तैयारी थी, समझ ले। इसीलिए इतिहासकार सुंदरलाल, ठीक है, सुंदरलाल ने, देखिए इसकी एक लाइन है, इस मिस हो गई है, इस लाइन को हम लोग आगे पर डाल देंगे, इनकी पूरी लाइन को। ठीक, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब यानी धुंधु पंत के निकटस्थ अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अपदस्थ राजा के निकटवर्ती रणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। लंदन में किसकी योजना बनाई? विद्रोह की योजना बनाई थी। ठीक है ना। ये नाम याद रखिएगा, इस लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं क्योंकि ये लाइन आगे फिर से काम आने वाली है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब, इन्हीं का नाम है धुंधु पंत, अभी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है, एसएससी में, कि नाना साहब धुंधु पंत कौन थे, तो नाना साहब का ही नाम था, कि निकटस्थ अजीमुल्ला खां, इनका नाम याद रखिएगा, इनके निकटस्थ हैं। सतारा के अपदस्थ राजा थे, उनके निकटस्थ रणोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। अजीमुल्ला ने बिठूर, जो कानपुर में है, कहाँ पर है? कानपुर में है, बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया था। ये डेट्स भी पूछी जाती हैं, ठीक है, डेट भी आप याद रखिएगा। तो अजीमुल्ला ने कहाँ पर? बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर योजना का अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया था। ठीक है, देखिए इतिहासकार सुंदरलाल का मैं अलग से अभी आगे खाली पेज पर इसको अलग से पूरी लाइन इनका स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी, देखिए पूछा गया है एग्जाम में, ये कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को और उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। ठीक है ना, कमल और रोटी को चुना गया था। कमल का फूल किसको? सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया, और रोटी को गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। देखिए उस समय पत्राचार तो था नहीं
कि फ़ोन कर दिया, टेलीफोन कर दिया, ठीक है। तो इसके द्वारा ही जानकारी सबको दी जा रही थी, ठीक है। अब घटनाक्रम के बारे में जरा समझते हैं। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर सैनिकों में अशांति थी, जिसके कारण 23 जनवरी 1857 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग में लेने से मना कर दिया। तदुपरांत 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर की 19वीं बहरामपुर की कहा की बहरामपुर की 19वीं एनआई ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। देखिए विद्रोह होना शुरू हो गया, ठीक है। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी थी। तो पहली घटना कब घटी? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी थी, जहां कौन सी बटालियन थी? 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे। तो डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? 34वीं रेजिमेंट के थे, बैरकपुर से, ठीक है। एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग, इसका नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूजन की हत्या कर दी थी। तो जनरल बाग और ह्यूजन को याद रखिएगा, मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर, अब कहाँ पर है ये? बलिया है इसे, जिले का रहने वाला था। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की इन्फेंट्री का जवान था। अगर आपसे पूछा जाएगा मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? गाजीपुर यानी बलिया के रहने वाले थे, ठीक है। और कौन से छावनी में थे? क्या नाम था इनका? बैरकपुर छावनी, ठीक है। कौन सी इन्फेंट्री थी? इन्फेंट्री कौन सी थी? 34वीं। 8 अप्रैल 1857 को अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। मतलब जिस रेजिमेंट में मंगल पांडे थे, अब वो रेजिमेंट ही खत्म कर दी गई, बंद ही कर दी गई रेजिमेंट, ठीक है। और फांसी कब दी गई थी इनको? 8 अप्रैल 1857। ये भी डेट आप याद रखिएगा, ओके। विद्रोह का प्रसार समझते हैं, कहां तक प्रसार हुआ इसका। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857। 10 मई सशस्त्र विद्रोह है ये, सशस्त्र के साथ, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ की स्थित छावनी की 20 एनआई, ये 20 एनआई वो 34वीं थी, 20 एनआई तथा 3 एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार करके विद्रोह कर दिया था। शीघ्र ही विद्रोहियों ने अपने उच्चाधिकारियों की हत्या करके दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इन्होंने क्या किया? अपने जो सीनियर्स थे, अंग्रेज सीनियर्स थे, उनकी हत्या कर दी। और किधर जा रहे हैं? अब दिल्ली की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत, इसके आगे कट गया है, देखिए लिखा हुआ नहीं इसमें, पुनः भारत का इन्होंने मुगल बादशाह घोषित कर दिया था, ठीक है। पुनः दोबारा से इनको मुगल बादशाह घोषित कर दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। कानपुर में कब शुरू हुई? 5 जून 1857। यहां पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, इनका नाम क्या था? धोंदू पंत। किसके दत्तक पुत्र थे?
बाजीराव द्वितीय के, एसएससी में उठाकर देखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? उन्होंने नाना साहब नहीं लिखा था, धोंदू पंत लिखा था ऑप्शन में, ठीक है। ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कानपुर से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? नाना साहब ने, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। तो नाना साहब यानी धोंदू पंत की सहायता किसने की थी? तात्या टोपे ने की थी, ठीक है। नाना साहब लगातार पराजयों को झेलते हुए अनंतः नेपाल चले गए। नाना साहब कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए, और जहां पर वे जीवन की अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे थे, ठीक है। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने भक्त खां के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। किसके सहयोग से? भक्त खां के सहयोग से। देखिए कितने बूढ़े थे, 82 वर्ष के बूढ़े थे, ठीक है। 20 दिसंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया था। तो क्या था लेफ्टिनेंट का नाम? WSR हडसन। क्या नाम था? WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया था। हडसन ने मिर्जा इलाही बख्श की मदद से बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया था। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में निर्वासित करना पड़ा था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बहादुर शाह का अंतिम समय कहाँ पर उन्होंने बिताया था? तो रंगून में बिताया था। कहाँ? रंगून में। वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून यानी वर्मा में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है। तो बहादुर शाह की मजार कहाँ है? रंगून में है। क्या लिखा हुआ है? जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई, ठीक है। किसकी कब्र पर लिखा है? बहादुर शाह की कब्र पर। बहादुर शाह की कब्र कहाँ है? रंगून में है, ओके। लखनऊ में 4 जून 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल, नाम याद रख लीजिएगा, बेगम हजरत महल ने अपने अल्प आयु मतलब कम आयु का पुत्र था बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। तो लखनऊ से किसने कमान संभाली थी? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ से किसने? बेगम हजरत महल ने। और कब था? 4 जून 1857। देखिए डेट से मैचिंग आ जाता है कि लखनऊ में कब हुआ, कानपुर में कब हुआ, झांसी में कब हुआ, इसलिए डेट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। तो ऐसा नहीं है कि लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने कहाँ पर? शाहजहांपुर में भी इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई। ये भी देखिए कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। नाना साहब कहाँ चले गए? नेपाल चले गए, जहाँ उनकी गुमनाम मौत हो गई। गुमनाम, कोई नहीं समझ पाया कब मौत हुई, कहाँ मौत हुई, कैसे मौत हुई, गुमनाम मौत हो गई, ठीक है। झांसी में 4 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, तो झांसी में नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। तारीख थी 4 जून। तारीख क्या थी? 4 जून, जिसमें रानी ने अपने साहसी नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ वीरता पूर्वक युद्ध किया। परंतु झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, ग्वालियर की ओर चली गई, ठीक है। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद अंग्रेजी जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून, डेट याद रखिए, 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। यानी कि आखिरी युद्ध किसके साथ हो रहा था? हीरोज के साथ हो रहा था। पराजित कब हुई? 17 जून
1858 को पराजित हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने क्या कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेले मर्द थी। ठीक है ना, ये लाइन किसके लिए कही गई थी? रानी लक्ष्मीबाई के लिए कही गई थी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना जिनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 में गोलधर वाराणसी में हुआ था। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। जबकि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और यहीं पर इनकी समाधि भी है। ठीक है, ग्वालियर में मृत्यु हुई थी, ग्वालियर में ही इनकी समाधि भी है। ओके, तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का नाम था। ग्वालियर के पतन के बाद वे अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए। ये भी नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे। अंग्रेजों ने पकड़ लिया था इन्हें, लेकिन किसने विश्वासघात कर दिया था? मान सिंह के कारण। मान सिंह ने बता दिया था अंग्रेजों को कि रामचंद्र पांडुरंग यहाँ पर है। 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए। तात्या टोपे की गिरफ्तारी के मध्य भारत में 1857 की विद्रोह की अंतिम घटना थी। ठीक है, तो रामचंद्र पांडुरंग किसकी वजह से पकड़े गए थे? मान सिंह की वजह से। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे को इटली का गेरीबाल्डी की संज्ञा दी गई थी। तो इटली का गेरीबाल्डी की संज्ञा किसे दी गई थी? तात्या टोपे को। ठीक है, तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे। ठीक है, जगदीशपुर आरा जो बिहार में है। ठीक है, जगदीशपुर आरा बिहार में वहां के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने, देखिए जगदीशपुर पूछे गए क्वेश्चन में कि जगदीशपुर बिहार से किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह का झंडा फहराया था। अदम्य साहस, वीरता और सेना नायकों जैसे आदर्श गुणों के कारण 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया था। तो बिहार का सिंह किसे कहा गया? किसे? कुंवर सिंह को। बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया था। अपने जीवन के अंतिम युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों को भारी क्षति के साथ परास्त किया। साथ ही युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, ये हमारा जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह का कहानी थी। ठीक है, अब आते हैं फैजाबाद में। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो फैजाबाद में किसने नेतृत्व प्रदान किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। फैजाबाद के विद्रोह के नेता मौलवी अहमदुल्ला मूलतः अर्काट के निवासी थे। अर्काट कहाँ है? तमिलनाडु। तो फैजाबाद की जो नेतृत्व प्रदान किया था अहमदुल्ला ने, कहाँ के निवासी थे? तमिलनाडु के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तमिलनाडु के निवासी थे। विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए अहमदुल्ला ने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अहमदुल्ला
की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित कर दिया। अब आप समझ रहे हैं 1858 में 50,000 रुपये कितनी बड़ी कीमत थी। ठीक है। 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर पोवाया में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है। रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो रुहेलखंड में किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। कालांतर में इन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कर्णधार कौन कौन थे? राणा तुलाराम, तात्या टोपे, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर सिंह, अमर सिंह आदि। असम में 1857 विद्रोह के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त, असम से किसने किया था? मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ और मनीराम को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने असम तक पढ़ लिया है। ठीक है। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे बेटा। ओके। ये क्लास हमारी 2 से 3 क्लास में 1857 की क्रांति चलेगी और इससे कोई भी एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा कि कोई पूछा गया हो हमने ना बताया हो। ठीक है। इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। क्लास अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये हमारी फ्री ऑनलाइन क्लास है। हम आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब करा देंगे। ओके। तो बने रहिएगा क्लास में। मिलते हैं हम लोग।